लास्ट क्लास से कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? लास्ट बेंच फर्स्ट क्लास? हाँ, कब खत्म होगा भाई फर्स्ट क्लास का सिलसिला? फ्रेंड लोग हैं यहाँ पे? हैं? पता चला अब तक क्या क्या पढ़ाई हुआ? पता चला पढ़ाई क्या क्या हुआ अब तक? किस काम के फ्रेंड थे? क्या पीडीएफ भेजा हुआ है, फ्रेंड से ले लीजिए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो, हालांकि कभी भी हम लोग रिवीजन तो करवाएंगे ही, ठीक है। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। ऑल राइट, ठीक है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है? वर्ड सिंपल है। बिजनेस मतलब ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, और कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी दो इंडस्ट्रियल यूनिट का कॉम्बिनेशन इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। जहां भी दो इंडस्ट्री कंबाइन करती है, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन अलग अलग डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर। हैनी का क्या है डेफिनेशन? टू कंबाइन इज सिंपली टू बिकम वन ऑफ द पार्ट ऑफ द होल, एंड अ कॉम्बिनेशन इज मेरली द यूनियन ऑफ पर्सन टू मेक अ होल और अ ग्रुप फॉर अ प्रोसिक्यूशन ऑफ सम कॉमन पर्पस। ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड है हैनी का, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया? जो कॉम्बिनेशन होता है तो दो इंडिविजुअल मिल करके कंप्लीट अ होल बनाते हैं, ठीक है। ए कंप्लीट पर्सनालिटी, ठीक है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। किस चीज के लिए? फॉर कॉमन पर्पस, ठीक है। अब कॉमन पर्पस क्या हो सकता है? इट कैन बी आइदर प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, या और कोई भी पर्पस हो सकता है, या मान लीजिए प्रोडक्शन का लिमिटेशन करना हो, राइट। तो कोई भी कॉमन पर्पस हो सकता है, फाइन। या मोनोपोली क्रिएट करना, ये भी आप बोल सकते हैं। तो कोई भी कॉमन पर्पस से दो मिलते हैं, दो इंडस्ट्रियल यूनिट मिलती है, उसको हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं। उसमें चाहे आप वर्टिकल इंटीग्रेशन करें, ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी करें। स्टेबिलिटी मतलब जैसे क्या? स्टेबिलिटी टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वही इंडस्ट्री करती है जो ऑलरेडी स्टेबिलिटी के पोजीशन पे आ चुकी है, मतलब स्टेबल हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेस हो चुका है। अंडरस्टूड? जैसे आपका एग्जांपल अगर मैं बोलूं ओएनजीसी, भेल, ठीक है, ये सब भी एक्सपेंड करती है, लेकिन इसका स्ट्रैटेजी होता है एकदम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, राइट। अब फर्दर कुछ हमको प्रोग्रेस करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंशन अगर करना है, एक्सपेंशन अगर स्ट्रैटेजी है आपका, तो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन है। वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ट्रस्ट, एसोसिएशन, कार्टेल, पूलिंग, ये सब आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका डॉक्टर कोठारी का। ये क्या बताते हैं? कॉम्बिनेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल रिफर्स टू एनी इनफॉर्मल और फॉर्मल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये ना समझा जाए कि सिर्फ ये फॉर्मल ही होता है, इट कैन बी फॉर्मल, इट कैन बी इनफॉर्मल ऑल्सो, ठीक है। ऑफ टू और मोर इंडस्ट्रियल यूनिट प्रोड्यूसिंग सेम और डिफरेंट आर्टिकल्स, ठीक है। या तो सेम आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंट आर्टिकल में जैसे मतलब क्या? मान लीजिए डोसा बनाने वाला कंबाइन कर लिया पानी पूरी वाले से, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, लेकिन कंबाइन कर लेते हैं। या मान लीजिए स्वीट्स बनाने वाला कंबाइन कर लिया कोई, मान लीजिए जंक फूड के किसी इंडस्ट्री के साथ, तो ये सब क्या चीज है? ऐसा टाइप का कॉम्बिनेशन मतलब क्या? दोनों तो डिफरेंट है, लेकिन क्या पर्पस है? मैकडी, कोका कोला, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है, बहुत सारा टर्म है। स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ज्वाइंट वेंचर है, ये सब में क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है ना। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर ये सब वर्ड पहले सुने हैं? ज्वाइंट वेंचर न्यूज में ये दो कंपनी ज्वाइंट वेंचर कर ली, ये दो कंपनी का स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया। न्यूज नहीं सुनते क्या? क्या होता है ज्वाइंट वेंचर? कोशिश करिए। ज्वाइंट वेंचर जैसे मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है,
ठीक है, ये ऐसे जस्ट जनरल डिस्कशन है, अपार्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन जस्ट डिस्कशन हो रहा है, तो जस्ट बता रही हूँ कि किस किस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है, लेकिन जितना चाहिए फाइनेंस, पैसा, कैपिटल, उतना मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो किसी और का हेल्प लेंगे। तो हम 2 जन मिल करके, मान लीजिए आपके पास, मेरे पास 1 लाख है, चाहिए 2 लाख, आपसे भी 1 लाख लिया, ठीक है, आपको मैं प्रोविजन बताई कि आगे ये मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना है, मान लीजिए फ्लैट लेना है, 10 साल के बाद इतना प्रॉफिट होगा, इतना पैसा अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो, और वो प्रॉफिट में फिर आपका शेयर भी होगा, इक्वल शेयर होगा, दिमाग भी मेरा, सब कुछ मेरा, कैपिटल की कमी बस हुई, इसके पास जाकर के ज्वाइंट वेंचर कर लिए, पैसा ये भी लगाई, और बस आगे जो प्रॉफिट हुआ उसमें फिर इक्वल शेयर या जो भी एग्रीमेंट हुआ प्रॉफिट शेयरिंग का वो कर लिए, वो हो गया आपका ज्वाइंट वेंचर। अंडरस्टूड? इस टर्म को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर एग्जांपल, अगेन लाइव एग्जांपल अगर मैं लूं, आईसीआईसी पोटेंशियल, आईसीआईसी इंडियन कंपनी, पोटेंशियल बाहर की कंपनी, ठीक है। हीरो होंडा क्या है वो? होंडा जापानीज, जापान की कंपनी, हीरो इंडियन साइकिल, है ना, होंडा हाँ जापान, लेकिन क्या प्रोड्यूस, क्या है उसका, किस चीज की कंपनी है? हीरो तो साइकिल की है, वो कार की, बाइक की, तो है इंडियन कंपनी। यहाँ हम आकर के स्ट्रेटेजिक अलायंस किए कि यहाँ का क्या है, और मतलब कस्टमर कैसे है, रोड कैसा है, कैसा कस्टमर का चॉइस है, वो सब हीरो को पता है ना। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया, बाहर कंपनी आकर के मिल गई और आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया। आईसीआईसी पोटेंशियल बाहर, मतलब एंट्री इतना इजी नहीं है ना दूसरे कंट्री में आकर के करना, तो स्ट्रेटेजिक अलायंस करके क्या हो गया, हैंड टू हैंड हम लोग दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर गए, ताकि हमको जो उतना लीगल प्रोसीजर है वो सब के थ्रू ना गुजरना पड़े, ठीक है। तो ये सारा उसका बेनिफिट होता है, तो ये सारा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है। तो जितना लाइव एग्जांपल दें उतना इंटरेस्टिंग आपका आंसर होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। कोठारी क्या बोल रहे हैं, ये भी वही बोले कि कॉम्बिनेशन इज वॉट एवर नेम कॉल रिफर्स टू एनी इनफॉर्मल और फॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more industrial unit producing similar or different article or engaged in successive processes of manufacturing of an article with the view to earn maximum profit on capital employed, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है डॉक्टर कोठारी का। तो अगेन प्रोसीजर क्या होगा लिखने का, पहले भाई इंट्रोडक्शन, 3 स्कॉलर, क्या बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, एंड लास्ट में आपका खुद का कंक्लूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है काउजेस फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आखिर क्यों करते हैं, क्या रीजन है, व्हाट लीड्स टू कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट वन इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से क्या है, कॉम्बिनेशन कर लेते हैं ताकि हमारा पावर इनहांस हो जाए, ठीक है, और उस कट थ्रोट कंपटीशन को हम फेस कर पाए, राइट। तो पहला है आपका कट थ्रोट कंपटीशन। तो श्रुति, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, मतलब तो समझ गए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको कोई वर्ड अगर समझ में ना आए तो लेट मी नो। श्रुति, यस मैम। कट थ्रोट कंपटीशन आप लोग सुनिए ध्यान से। Yes, ma'am. Destructive or wasteful competition has been the most common cause of combinations in industry. Large-scale production in anticipation of demand led to intense competition. Unhealthy competition leads to wasteful expenditure. When there are too many suppliers in an industry, there is an intense struggle for survival. Combinations came into existence to take ruinous competition, realizing that mutual rivalry is in the interest of none. The competing businessmen arrive at some sort of mutual understanding to regulate prices and eliminate overproduction. Combinations thus act as a means of furthering self-interest by common action. Overproduction has become a normal feature in several industries. Business firms set their sectarian attitude and are forced to unite for the common cause. ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, एक तो ओवर प्रोडक्शन भी होगा, अगर हम लोग का कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं तो ओवर प्रोडक्शन का भी है प्रोविजन, ओवर प्रोडक्शन भी हो जाएगा। फिर
सम सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल राइवरी, राइवरी म्यूचुअल वर्ड तो पॉजिटिव है, लेकिन राइवरी क्या पॉजिटिव है? तो म्यूचुअल राइवरी जो हम लोग का जो दुश्मनी अगेन होगा, तो अगेन इट इज बेनिफिट ऑफ नन। ठीक है, तो ये आपका कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, अब नेक्स्ट आपका काउज है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल? ये टर्म इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल कहने का मतलब कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन बढ़ता है तो किस किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल यानी प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, आउटपुट अगर बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल है। ठीक है, तो दो टाइप का होता है, एक इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई इकोनॉमीज मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो वो आ जाएगा इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर, और अगर एक्सटर्नल को फायदा हो रहा है तो वो आ जाएगा एक्सटर्नल इकोनॉमीज के अंदर। तो ये होता है आपका इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, यानी प्रोडक्शन अगर हम ज्यादा करते हैं तो सर्टेन बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को होता है। ये भी एक रीजन है आपका कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल इज वन ऑफ द काउज फॉर कॉम्बिनेशन, ताकि हम ओवर प्रोडक्शन अगर करें, ओवर प्रोडक्शन कहने का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो कम यूनिट कॉस्ट हमारा लगेगा। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा, तो कुछ और सर्टेन बेनिफिट है, उसको अचीव करने के लिए अगेन हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रोटेक्टिव टेरिफ। टेरिफ का क्या मतलब है? टेरिफ, टैक्स, ये सब से हम लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं कॉम्बिनेशन करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट रीजन है आपका बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल कौन कौन सा है? बूम, बैन और रिसेशन, ये सारा साइकिल है आपका, बिजनेस साइकिल है। ठीक है, तो बूम का मैक्सिमम एडवांटेज उठाने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, बूम जो साइकिल है बिजनेस साइकिल का, मैक्सिमम एडवांटेज उठाने के लिए हम लोग अगेन कॉम्बिनेशन करेंगे। नेक्स्ट काउज है आपका, ठीक है, डिजायर टू कंट्रोल द मार्केट। कंट्रोल द मार्केट मतलब अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो हम एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और लार्जर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कन्वर्ट हुए तो मार्केट पे हमारा कंट्रोल वैसे ही बढ़ रहा है। तो एक ये डिजायर, और ऑब्वियसली जब हम इंडस्ट्रीज शुरू करते हैं तो मेजर डिजायर हमारा क्या होता है? टू टेक कंट्रोल। ठीक है, मार्केट में बस हर जगह हमारा ही पूछो, हमारे ही प्रोडक्ट का ही पूछो, है ना। तो ये एक आपका जो ये डिजायर है, जिसकी वजह से एक मतलब मोनोपोली जो पावर अचीव करने का जो एक मकसद है, वो अगेन लीड टू आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका टर्म है कल्ट ऑफ क्लोजल। व्हाट डू यू मीन बाय कल्ट ऑफ क्लोजल? कल्ट ऑफ क्लोजल कहने का मतलब यहाँ पे है कि अंबानीज, यानी जो जितना बड़ा उसका रिस्पेक्ट भी उतना, तो वो जो मतलब एक तरीके से ललक बोलिए कि हाँ सबसे मोस्ट पावरफुल बनने का, वो भी अगेन एक काउज हो जाता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, रिलायंस आपका किसमें अभी इंटर नहीं हुआ है? रिलायंस किसमें इंटर नहीं हुआ है अभी तक? पहले फोन में हुआ, अब रिटेल में भी इंटर हो गया, जियो मार्ट भी आ चुका है। ठीक है, जिससे तो ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये तो कॉम्बिनेशन ही है ना, ये जो है जो एक्सपेंड ही कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये तो कॉम्बिनेशन ही है। तो जितना हम एक्सपेंड कर रहे हैं उतना पावरफुल होते जा रहे हैं, जितना पावरफुल आपका रिस्पेक्ट भी उतना। अभी अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम ले तो सबसे पहले अंबानी है ना, उसके बाद तो किसी और का नाम आता है। तो वही है आपका कल्ट, यानी रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस। ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर 6 का मतलब, द टेंडेंसी टू कंसिडर बिग फर्म मोर एफिशिएंट and the fancy for everything big has also encouraged combination in the industry। ठीक है, तो ये बड़ा बनने वाला जो एम्बिशियस बिजनेसमैन जितने भी होते हैं, तो वो बेसिकली कॉम्बिनेशन इस पर्पज से ही भी करते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका स्कार्सिटी ऑफ इंटरप्रेन्योरल टैलेंट, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो मीडियम हो स्मॉल हो, सारा इंटरप्रेन्योरल टैलेंट एक में होता नहीं है। जैसे इस क्लास की अगर मैं बात करूँ, जरूरी है कि सारा टैलेंट एक क्लास में मिल जाए। किसी में मान लीजिए इधर हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जांपल आपको रंगोली का भी मैं दी थी, किसी में कुछ स्किल है, किसी में कुछ स्किल है ना, किसी में ड्राइंग का स्किल है, किसी में आपका मार्केट से सामान मतलब बार्गेनिंग का अच्छा स्किल है, परिचय ज्यादा है।
ठीक है, तो सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी के पास आपका टेक्निकल स्किल, फंक्शनल स्किल होता है, किसी में इंटरपर्सनल स्किल होता है ना। अब किसी में टेक्निकल स्किल है लेकिन इंटरपर्सनल स्किल है नहीं, ठीक है, लोगों से बात कर पाते हैं नहीं, ठीक है, तो सब में सारा स्किल होगा नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगेन लीड टू कॉम्बिनेशन। Okay, the shortage of promoters and managers in India has led to the growth of big businessmen. A few business leader has promoted enterprises in diverse field of industry. तो ये भी again one of the reason which lead to combination. Next आपका है government policy. Government policy क्या हुआ कि बहुत ज्यादा government किसी particular industry पे pressure भी indulge करती है, और उस प्रेशर से बचने के लिए भी लोग मतलब इंडस्ट्रीज कंबाइन करती है ताकि वो ज्यादा पावरफुल होकर के बार्गेन कर पाए, ठीक है। तो अगेन अनदर रीजन फॉर कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। गवर्नमेंट आपका कुछ और भी कंपेयर किए, जो आप वीकर यूनिट को देखते हैं कंबाइन होते हुए स्ट्रॉन्गर यूनिट के साथ, ये भी अगेन किसका है, आपका प्रेशर, गवर्नमेंट का ही प्रेशर है, ठीक है। जितना भी अनइकोनॉमिकल यूनिट है उसको बोला जाता है मर्ज करने के लिए, ठीक है, ये सारा आपका गवर्नमेंट पॉलिसी ही है। देखिए, frequent changes in economic policy of the government create instability and business firm combine to minimize risk. Moreover, licensing and other controls under planning in India involves so expensive and complicated producers that small firms have to join hand to go through them. In some cases, government pressure has resulted in combination. Government has compelled sick and uneconomical unit to merge together so as to improve their overall efficiency. Government itself may take over sick unit and combine them to form a viable unit. यानी government खुद भी combine करती है weaker unit को, ठीक है, ताकि उसको viable मतलब फिर से उसको rehabilitate कर पाए। All right. फिर रैशनलाइजेशन तो पढ़ के अभी आई है, रैशनलाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। कैसे वन ऑफ द रीजन ऑफ कॉम्बिनेशन, कोई एक बताइए, हाँ आप ही बताइए। इंडस्ट्री को सारा इफेक्ट से बचने के लिए मतलब पहले रैशनलाइजेशन होता क्या है, ओके, इसमें हम लोग ओल्ड टूल्स को रिप्लेस करते हैं ऑब्सोलेट से, स्क्रैम्बल ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज से भी बचते हैं, ठीक है। तो ये सारा रीजन है ना, स्क्रैम्बल ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज से बचने के लिए ज्वाइंट प्लानिंग करते हैं, है ना, इसलिए भी हम लोग कंबाइन करते हैं। कार्टल टर्म एक्सप्लेन किया गया था, कार्टल भी फॉर्म करते हैं हम लोग, है ना, ये सारा तो रैशनलाइजेशन ही है। अब नेक्स्ट है मिसलेनियस, यानी किसी के ये सारा एक रीजन है अगेन जो हम लोग अपना कॉम्बिनेशन करते हैं। नंबर वन इज ज्वाइंट स्टॉक एंटरप्राइजेस। ज्वाइंट स्टॉक यानी ज्वाइंट स्टॉक का वन ऑफ द फीचर, बेसिकली 10 फीचर्स है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, ठीक है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, सबसे नंबर वन है आपका कि ज्वाइंट स्टॉक कोई भी कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन कहने का मतलब, हाँ, मैनमेड बनाया हुआ, ठीक है, और लीगल एग्जिस्टेंस जिसका हो, ठीक है। हाँ, आर्टिफिशियल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नेचुरल पर्सन हम लोग, बिकॉज वी कैन, हमारे पास सेंस ऑर्गन एंड और सारा कुछ है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली सब इमोशंस या हम लोग की तरह सारा कुछ हो नहीं सकता, बट वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी, जैसे ह्यूमन बीइंग लोग सेल कर सकते हैं, अपने नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं, वैसे उसका भी अकाउंट खोल सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो पर्सन की तरह हो रहा है ना, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होने का अगेन मतलब, हाँ, यानी वो जो पर्सन है उससे डिफरेंट है, लीगली उसको एग्जिस्टेंस मिला है, इसलिए सेपरेट लीगल
एग्जिस्टेंस बोला जा रहा है कि लॉ की नजर में उसका अलग एग्जिस्टेंस है, ठीक है। फिर परपेचुअल सक्सेशन की बात होती है। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यहाँ पे है, कोई कॉमर्स वाले +2 कॉमर्स, आपका कॉमर्स था, कोविड था मैम, क्लास तो हुआ ही नहीं है ना। और किसी का कॉमर्स +2 में 1 2, किसी को नहीं पता है, कोई बात नहीं। ये लाइन जरूर सब लोग कॉमर्स वाले सुने होंगे, द मेंबर्स में कम, द मेंबर्स में गो, बट कंपनी स्टेज देयर फॉरएवर। ये लाइन सुने? नहीं सुने? ये कॉमर्स वाले ये लाइन सुनते हैं, द कंपनी द मेंबर्स में कम एंड द मेंबर्स में गो, बट कंपनी स्टेज देयर फॉरएवर। यानी कोई भी मेंबर्स के आने जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में सुने होंगे, डिफरेंस है, लेकिन ये कॉमर्स वाले ये स्टेटमेंट जरूर सुने रहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं, ऑलराइट। इसके अलावा फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये भी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइजेस का है, ठीक है। जो ट्रांसफर होगा शेयर का वो फ्रीली होता है, ठीक है। व्हाट इज शेयर? कैपिटल के पार्ट को हम लोग शेयर कहते हैं। कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड दैट स्मॉल पार्ट इज शेयर। तो कंपनी में शेयर जो है वो एक तो डिविजिबल भी होता है प्लस ट्रांसफरेबल भी होता है, ठीक है। ये सारा फीचर्स मैं इसीलिए बता रही ताकि आपको जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइजेस के बारे में ये सारा कुछ पता हो, ठीक है, कि यहाँ जो शेयर होता है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। तो इसमें क्या फायदा है कि शेयर होल्डर आपका जो ओनरशिप और मैनेजमेंट दो अलग अलग के हाथ में होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। ओनर हम किसको बोलते हैं? जिसके हाथ में शेयर है वो शेयर होल्डर्स, वो ओनर है, और जो डिसीजन मेकर है वो मैनेजमेंट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है? मैनेजमेंट अलग, ठीक है, एंड ओनरशिप अलग। मैनेजमेंट किसी और के हाथ में, ओनरशिप किसी और के हाथ में। कोई प्रवचन की तरह कृपया ना सुने, इसलिए आंसर देने के लिए हमेशा रेडी रहे, ठीक है। तो आई वोंट आंसर ऑल्सो। तो ठीक है, ये आपका वन ऑफ द फीचर है आपका सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना समझ गए ज्वाइंट स्टॉक एंटरप्राइजेस के बारे में? ये टर्म जो कॉमर्स वाले नहीं है वो नया था, इसीलिए इतना इलाबोरेशन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो ये आपका मतलब एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है इसका, ज्वाइंट स्टॉक का, ठीक है। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, स्टैट्यूटरी मतलब जो भी पार्लियामेंट से पास होता है और वो एक्ट हो जाता है तो दैट इज स्टैट्यूटरी। एनीथिंग विच इज पास फ्रॉम पार्लियामेंट, ठीक है, और एक्ट बना हुआ है तो वो स्टैट्यूटरी है। तो कंपनीज एक्ट है, अंडरस्टूड। ये सारा टर्म कंपनी, अभी जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे ये सारा टर्म अगर नहीं बोल पाएंगे मतलब यू डोंट नो बेसिक्स, समझ आया? तो ये सब आपको लग रहा है पता नहीं है, लेकिन ये सब बेसिक पता होना चाहिए। स्टैट्यूटरी क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूशन से पास है, ठीक है। अब जैसे नीति आयोग वगैरह जो अभी आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। हाँ, इलीगल नहीं बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रिटर्न है। गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो भी चेंज हो सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है वो चेंज नहीं हो सकता, समझ आया? खैर ये सारा है, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी समझ आया, कितना समझ आया वो पता चलेगा नेक्स्ट क्लास, या अभी तुरंत भी पता चल सकता है, रुक जाइए अभी खत्म होने दीजिए, ठीक है। ये है आपका जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइजेस का, हम सारा फीचर्स देख लिए। तो नेक्स्ट क्लास में सारा फीचर्स के साथ भी रेडी रहिएगा, आंसर के साथ। इसके अलावा आपको रेडी रहना है, स्टैट्यूटरी टर्म कभी भी कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए स्टैट्यूटरी किसको कहते हैं। क्या चीज दोबारा बताया? तो जो भी एक्ट पास हो रहा है पार्लियामेंट के थ्रू,
दैट वन इज स्टैट्यूटरी। हाँ अच्छा ठीक है, कंप्लीट होने दीजिए, मतलब अभी पूछूंगी वो कहा गया तो सब चीज याद आने दो। ठीक है ठीक है। ज्वाइंट स्टॉक, अभी ज्वाइंट स्टॉक आपका डिस्कशन हुआ है। ज्वाइंट स्टॉक इंटरप्राइजेस में देख लीजिए, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर अभी तुरंत बताया गया। इन पब्लिक कंपनी, ये भी आपको इंश्योर करना, इन पब्लिक कंपनी बोला गया है, क्यों? प्राइवेट सेक्टर का क्या ट्रांसफर नहीं होता है क्या? नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर का शेयर कभी ट्रांसफरेबल नहीं होता। टोटल कंपनी को खोलने के लिए 4 स्टेजेस, ठीक है। पहले स्टेज में हम लोग करते हैं प्रमोशन, जिसमें रोल आता है प्रमोटर्स का, ठीक है। पहला स्टेज आ गया प्रमोटर्स का। प्रमोटर्स का क्या काम? आइडिया जनरेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, कौन सा प्रोडक्ट हम किसका बिजनेस शुरू करेंगे, कितना प्राइस लगेगा, ठीक है। सारा रिसोर्स असेंबल करने में कितना प्राइस लगेगा, ये हो गया पहला स्टेज, ठीक है। दूसरा स्टेज होता है आपका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है कंपनी का। रजिस्ट्रेशन करवाने में आपका एमओए, आगे हम लोग पढ़ेंगे एमओए एओए, ठीक है। ये सारा आपका लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, आपका कौन से स्टेट में रहेगा रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सब आपका सबमिट होता है वहां पे, ठीक है, हो जाता है। उसके बाद आपको वो मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर हैं तो आप अपना कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक सेक्टर हैं तो 2 और स्टेज आपको क्रॉस करना होगा, और वो 2 स्टेज है इनकॉर्पोरेशन के बाद फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। यहाँ ही आता है आपका फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। यहाँ अगर आप पब्लिक सेक्टर हैं तो आप अपना प्रोस्पेक्टस भी इशू करवा सकते हैं, अपना शेयर भी। शेयर ट्रांसफर करने का क्या मतलब है कि अपना शेयर आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। ये फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कहने का क्या मतलब है कि आप अपना शेयर दीजिए, पैसा रेज करने का ये तरीका होता है, ठीक है। शेयर आप बेचते हैं और पब्लिक खरीदती है, ठीक है, तो ये कैपिटल आप रेज करते हैं पब्लिक से, तो वो सिर्फ पब्लिक कंपनी को ही ये हक, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस क्या पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इशू कर सकती है? नहीं कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है, शेयर का ट्रांसफर नहीं कर सकती है। और फिर चौथा स्टेज होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वो अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो बीइंग अ पब्लिक सेक्टर आप शुरू कर सकते हैं। तो टोटल 4 स्टेज होता है कोई भी कंपनी शुरू करने का, ये 4 स्टेज। पहला प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन जिसको हम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, तीसरा फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और चौथा पता है आप कहाँ थे आप, इसीलिए मैं आपको देख रही हूँ, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये 4 स्टेज होता है आपका, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन पब्लिक कंपनी इनेबल्स एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल इन सेवरल एंटरप्राइजेस, द ग्रोथ ऑफ ज्वाइंट स्टॉक डिस्टर्बेंस होता है ऐसे, द ग्रोथ ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म फैसिलिटेटेड कंसंट्रेशन ऑफ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन द वर्ड ऑफ हेनी क्या है? थ्रू द एजेंसी ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी control over a number of business organization can be readily concentrated in the hand of few person, ठीक है। by purchasing large block of shares a group can acquire control over a company, ठीक है। मतलब ज्यादा शेयर अगर हम अपने हाथ में रखते हैं तो इस तरीके से हम कंट्रोल भी अपने हाथ में ले सकते हैं, ठीक है। ये है आपका ज्वाइंट स्टॉक एंटरप्राइज। सेकेंड रीजन है आपका पेटेंट राइट। अब मान लीजिए पेटेंट राइट को यूज, पेटेंट मतलब क्या हुआ कि उस चीज को कोई और यूज नहीं कर सकता, लेकिन पेटेंट राइट उसके टेक्नोलॉजी को, ठीक है, या जो भी चीज वो डेवलप किया है, इनोवेट किया है, उस चीज को यूज करने के लिए अगेन हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जैसे ये बार्गेनिंग पावर को थोड़ा इनहांस करने के लिए ये इनर्शिया इसमें लिखा हुआ है। combination in one industry have sometimes led to combination in other industry because of human inertia or to face the greater bargaining power of supplier, ठीक है। face the greater bargaining power of supplier कहने का मतलब
कंबाइन करेंगे तो हम सप्लायर से बार्गेन हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर नहीं होकर के बार्गेनिंग पावर अपना ज्यादा होगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कहने का यहाँ मतलब क्या है, सप्लायर इज ज्यादा पावरफुल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सप्लायर को पावरफुल नहीं करना है, इसलिए हम लोग यहाँ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रमोट करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। ये सारा ही है आपका, कितना टोटल कितना हुआ, 10 से ज्यादा हो गया। मिसलेनियस को अगर आप डिवाइड करें तो काउस तक ही रहने देते हैं आज।